नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 24 जून 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखेंगे। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वो इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक डिकोड एग्जाम का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप जो है इसके सदस्य बन सकते हैं। आपके सामने जो है ये लिंक प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो अपने टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में @ लिखकर डिकोड एग्जाम आगे लिखे बिना किसी गैप के, और आपको जो है चैनल मिल जाएगा। आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोस के जो आप प्रतिदिन देख रहे हैं, इनके सभी PDF फाइल्स जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है रेगुलरली उपलब्ध कराई जा रही है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। माई लाइफ माई मिशन, ये ऑटोबायोग्राफी है किसी की, जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है लेकिन पहले ही चर्चा में आ गई है। तो ये किस की बायोग्राफी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, नरेंद्र मोदी और युवराज सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये स्वामी रामदेव की जो है बायोग्राफी है, आत्मकथा है, जो अभी पहले से ही चर्चा में आ गई है, क्योंकि इसमें स्वामी रामदेव जी ने अपने जीवन की मतलब बिल्कुल शुरुआत से लेके जो है और अपने पूरे संघर्ष का वर्णन किया है, और किस तरह से वो एक जो है वैश्विक योग गुरु के रूप में उभरे हैं, सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पुस्तक को उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर के साथ मिलकर लिखा है। यानी कभी लेखक के बारे में आ जाए तो स्वामी रामदेव तो खुद इसके लेखक ही हैं, साथ में उन्होंने उदय माहुरकर का भी सहयोग लेखन कार्य में लिया है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हेराल्ड ने एक पोल में रीडर्स को किसे साल 2019 का विश्व का सबसे शक्तिशाली ताकतवर शख्स चुना है? तो इन्होंने एक पोल्स कराया था जो है ब्रिटिश हेराल्ड ने, उसमें जो है नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है विश्व का सबसे ताकतवर इंसान जो है लोगों ने चुना है। इससे जुड़े और भी फैक्ट देखते हैं कि कौन कौन लोग इस पोल में शामिल थे और किसको क्या रैंक प्राप्त हुई है। तो इसमें विश्व की 25 जो है मशहूर हस्तियां जो है शामिल थी, जिनमें व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, सभी को जो है जगह दी गई थी। तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30.9% वोट इसमें प्राप्त हुए और वो पहले स्थान पर रहे। इस पोल में व्लादिमीर पुतिन को 29.9% वोट प्राप्त हुए, यानी द्वितीय स्थान पर व्लादिमीर पुतिन रहे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 21.9% वोट प्राप्त हुए और वो तीसरे नंबर पर रहे। और जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनको महज 18.1% वोट ही प्राप्त हुए। तो इस तरह से वो चौथे स्थान पर रहे। अब ये जो पोल कराया गया है, ब्रिटिश हेराल्ड जो है एक मैगजीन है, और इसके मैगजीन के जुलाई संस्करण पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ जो है इस पोल के बारे में पूरी डिटेल छपेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। CSIR के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं का, यानी कैंसर सेल का जो पता लगाने के लिए कोयले से, या सीधे सीधे कह लिए कार्बन से डॉट्स का विकास किया है। तो ये कार्बन के नैनो डॉट्स का जो विकास किया गया है, ये CSIR की किस संस्था के द्वारा किया गया है, हमको इस प्रश्न में ये बताना है। तो CSIR की सब्सिडरी संस्था है NEIST, जो कि असम में है। इसके फुल फॉर्म हम आगे देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया का विकास किया है जिसके द्वारा कोयले का उपयोग कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने निम्न गुणवत्ता
तथा उच्च सल्फर वाले कोयले से कार्बन क्वांटम डॉट्स। अब ये शब्द जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कार्बन क्वांटम डॉट्स क्या है, जिसको इंग्लिश में हम जो है शॉर्ट में क्या कहेंगे, CQDs के विकास की प्रक्रिया के पेटेंट के लिए आवेदन भी कर दिया है। तो ये जो कार्बन क्वांटम डॉट्स हैं, ये हमारी जो लगातार विकसित हो रही नैनो टेक्नोलॉजी है उसी का एक हिस्सा है। कार्बन के अति सूक्ष्म कण जिनका जो है आकार 10 नैनोमीटर या इससे भी कम होता है, इन पर ये आधारित होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कार्बन आधारित नैनो मटेरियल का उपयोग जैव इमेजिंग यानी बायो इमेजिंग के लिए नैदानिक उपकरणों के रूप में किया जाता है तथा इनका प्रयोग विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को पता लगाने में किया जा सकता है। तो एक ये बड़ी उपलब्धि है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सौर पैनल किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा या शुरू किया जाएगा। तो ये 4 कंपनियां आपके सामने लिखी हैं, इनमें से बी ऑप्शन जो है वेदांता के द्वारा देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो तैरता हुआ है, इसकी विशेषता यह है कि ये फ्लोटिंग होगा, ये प्रारंभ किया जाएगा। वेदांता क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो जल्दी ही देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तैयार करेगी। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यानी परीक्षण करने के लिए राजस्थान में इसे स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के लिए यह संयंत्र विक्रम सोलर जो है एक और कंपनी है जो इसके लिए सोलर पैनल का जो है पूरा निर्माण करेगी। 1 मेगावाट क्षमता होगी इसका और यह तैरता हुआ सौर संयंत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के घोंसुड़ा बांध पर जो है स्थापित किया जाएगा। इस सौर संयंत्र से 1 साल में लगभग 1400 घरों को बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। अगला प्रश्न, विश्व वर्षा वन दिवस यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। तो ये एक ऐसा दिवस है जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा है क्योंकि ये अभी 2 साल पहले ही जो है प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 22 जून को जो है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और पहला वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया गया था, जून 2017 में, यानी 2017 से जो है इसको मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसको मनाने वाली संस्था कौन सी है, रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप। ये एक इंटरनेशनल NGO है जो कि कहाँ पर बेस्ड है, ऑस्टिन में इसका कार्यालय है जो टेक्सास में है। और ये रेन फॉरेस्ट को जो है बचाने के उद्देश्य से जो है शुरू की गई है। आप सभी जानते हैं कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं या वर्षा वन होते हैं, इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो है सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद जो है रेन फॉरेस्ट का योगदान होता है। और जो अमेजन के वर्षा वन हैं वो पूरी पृथ्वी का 20% जो है ऑक्सीजन अकेले ही उत्पन्न करती है। इसलिए जो है वर्षा वनों का बहुत ही महत्व है और उनको बचाए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी जरूरी है। योग के विकास व प्रसार के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार, अभी आप जानते हैं रिसेंटली 21 जून को जो है वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2019 के तहत राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं, उसको हम आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तिगत श्रेणी का जो पुरस्कार है वो स्वामी राजर्षि मुनि को दिया गया है योग में उनके योगदान के लिए। अब इसमें बाकी की चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये घोषणा कब की गई थी, तो 2016 में जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तब प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में इस पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की थी।
अब इसमें पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनको एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र तथा 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब 2019 में जो पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं तो स्वामी राजर्षि मुनि, ये गुजरात के हैं योगाचार्य, इनको व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। स्वामी राजर्षि मुनि बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, ये संगठन श्रेणी में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और जापान योग निकेतन, जो कि जापान का संगठन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संगठन श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है। अगली स्लाइड हम देखते हैं। भारत की सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो सौर ऊर्जा चूंकि जो है भारत सरकार की प्राथमिकता में है, तो सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के तहत जो है पहली क्रूज बोट जो है ये कहाँ पर शुरू की जाएगी? केरल में शुरू की जाएगी। अब इससे संबंधित जो है कुछ तथ्य देखते हैं। इसे दिसंबर 2019 में केरल के अलपुजा में प्रारंभ किया जाएगा। इस क्रूज बोट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसमें 100 लोग बैठकर एक साथ सफर कर सकते हैं और ये भारत की सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज बोट होगी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के प्रमुख अभी हाल ही में निर्वाचित किए गए हैं। कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इनका नाम है क्यू डेंग्यू। ये कौन है? चाइना के हैं। इनको अभी FAO का चीफ नियुक्त किया गया है। तो इससे जुड़े और फैक्ट देखते हैं। डेंग्यू इस पद पर चुने गए पहले चीनी नागरिक हैं, यानी अभी तक जो है चीन से कोई भी FAO का प्रमुख नहीं बना था। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है और वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? 194 सदस्य देश हैं FAO में। नवा प्रश्न देखते हैं। बांचा गांव अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बन गया है। यानी इस गांव में जितने भी घर हैं उसमें जितनी भी रसोई संचालित हो रही हैं लगभग सभी सौर ऊर्जा से संचालित हो रही हैं। ना तो यहाँ लकड़ी का ईंधन जलाया जा रहा है और LPG का भी जो प्रयोग है वो मिनिमम किया जा रहा है। तो ये गांव कहाँ पर है? प्रश्न में आपको ये बताना है। तो ये मध्य प्रदेश का एक गांव है। बांचा गांव मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। इस गांव में केवल 75 गांव हैं और सभी गांव में जो है सौर ऊर्जा से संचालित किचन या रसोई का जो है प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर लकड़ी या LPG का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और ये जो सौर रसोई बनाई गई है, डेवलप की गई है, इसका जो डिजाइन किया है वो IIT मुंबई ने जो है एक विशेष तरह के सौर चूल्हे बनाए हैं। उसी से जो है इस गांव में जो है सौर चूल्हे संचालित हो रहे हैं और IIT मुंबई के इन सौर चूल्हों को अब जो है और जगहों पर भी प्रयोग किए जाने की योजना बहुत तेजी से चल रही है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनाइटेड किंगडम की तेल व गैस कंपनी, जिसका नाम है ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिसको शॉर्ट में BP लिखते हैं, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द BP स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन यानी ग्लोबल कार्बन इमिशन का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो 2018 में 2% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन पूरे विश्व में हुआ है। इससे जुड़े और फैक्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो
यह 2010-11 के बाद होने वाली सबसे ज़्यादा वृद्धि है। 2% जो वृद्धि है 2010-11 के बाद सबसे ज़्यादा होने वाली वृद्धि है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा की मांग में 2.9% की वृद्धि हुई है। इस मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका में सेल रिजर्व का अधिक दोहन किया गया। यानी जितना ज़्यादा ऊर्जा की मांग होगी उतना ज़्यादा जो है जैव ईंधनों का और जीवाश्म ईंधनों का जो है दोहन किया जाएगा। और जब जीवाश्म ईंधनों का दोहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जन जो है लगातार बढ़ेगा। 2018 में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसके उपयोग में 14.5% की वृद्धि हुई है, जो एक अच्छा चिन्ह है, जो अच्छा साइन है जो है वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग होगा उतना ज़्यादा प्रदूषण जो है मुक्त पर्यावरण बनेगा। तो दोस्तों आज के इस टॉप 10 करंट अफेयर्स में इतना ही। अगले सेगमेंट में मिलते हैं 10 नए क्वेश्चंस और उनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो है इस सीरीज का, इस डेली करंट अफेयर सीरीज का लाभ मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।